नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देवरूप की प्राप्ति हो चुकी है। जैसे देवताओं की छवि हर कोई अपने अपने हिसाब से कल्पना करता है, उसी तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था की छवि को दूसरे राज्यों से लेकर दूसरे देशों तक सब अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। एक विज्ञापन आजकल देखते होंगे आप टीवी पर, पूछा जाता है कि क्या आप एक अच्छे डैड हैं, और बिहार में इस सवाल का जवाब हर परीक्षा सेंटर पर दिख जाता है। उधर लालू जी ने कह दिया है कि हम तो किताब भी ले जाने की छूट दे देते परीक्षा में। हो सकता है ये भी एक किस्म का सामाजिक उत्थान ही हो। जो चोरी करना नहीं जानते उन्हें किताब ले जाने की हिम्मत देना बिहार में नया समाजवाद है। उधर लालू जी के इस बयान पर श्याम रजक कह रहे हैं कि गूढ़ बातों को लालू जी आसानी से कह जाते हैं, इसे समझने की जरूरत है। और दिलचस्प बात यह है कि श्याम रजक के पास खुद इस बात का जवाब नहीं है कि लालू कहना क्या चाह रहे थे। वो बयान आपको सुनाएंगे और देखिएगा श्याम रजक कैसे स्टैमर कर रहे हैं। दरअसल लालू यादव का बयान भी आजकल महागठबंधन की तरह ही हो गया है। आरजेडी के लोग बयान दे रहे हैं और जेडीयू के लोग सफाई दे रहे हैं। याद दिला दूं कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन भी है। लोहिया जी ने कहा था कि विकास का मतलब ही लोगों का शिक्षित होना है, ताकि लोग शिक्षित होकर हर तरह की बंदिश को समाज में तोड़ सकें। और उन्हीं लोहिया के अनुयायी नीतीश कुमार चोरी रोक नहीं पा रहे हैं और लालू किताब ले जाने की छूट दे रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए। लोहिया अपने जमाने में कहते थे कि देश की 27 करोड़ आबादी, उनके जमाने में जो रोजाना 3 आने पर गुजर करता है, उसकी आमदनी हम 8 आने पर ले जाने की कोशिश करेंगे। भत्ता देने से कुछ नहीं होता, ये लोहिया जी कहते थे। उनके अनुयायी मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए आप। मुलायम सिंह यादव की सरकार यूपी में बेरोजगार से लेकर बलात्कार भत्ता तक की घोषणा कर चुकी है। सच में ये लोग लोहिया के सपने ही साकार करने में लगे हैं, क्योंकि लोहिया ने ऐसा सपने में ही सोचा होगा, हकीकत में बिल्कुल नहीं। बीजेपी के बयान पर, बीजेपी लालू यादव के बयान पर कह रही है कि ये जंगल राज का प्रतीक है। पर 2014 में जब इसी बिहार में एक शिक्षक का डीएम ने टेस्ट लिया तो शिक्षक भारत के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता सके। अब बीजेपी ये नहीं बता रही है कि ऐसे होनहार शिक्षकों की भर्ती जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के स्वर्णिम काल में हुए थे, वो जंगल राज कैसे नहीं था। यहां तक कि जैसे शिक्षकों की बहाली हुई बीजेपी और जेडीयू के राज में, उनसे तो जंगल में भी रोजगार नहीं मिलेगा। और बिहार के सांसदों से ज्यादा आजकल देश की संसद की कैंटीन ही चर्चा में है। इन सब पर बात होगी। और डीएनए में आज सबसे पहले बात माननीय सांसदों की। वो सांसद जिन्हें आप चुनकर भेजते हैं ताकि आपके इलाके की जो समस्या है उसका समाधान हो। पर बिहार और झारखंड के सांसद जिन्हें आपने चुना है, उन्होंने जीतने के बाद क्या चुना, ये जानना जरूरी है। और इसका आपके ऊपर क्या असर होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका डीएनए टेस्ट करने से पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संसद, देश का सर्वोच्च सदन, जहां कानून बनते हैं, जहां से देश की जनता का भविष्य तैयार होता है। ये सारा जिम्मा होता है जनता की वोट से चुनकर संसद पहुंचने वाले सांसदों, जो अपनी मौजूदगी, अपने सवालों और अपने विचारों से सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कम ही ऐसे सांसद हैं जो सदन में जनता के मुद्दे उठाते हैं। 16वीं लोकसभा में अब तक बिहार के 40 सांसदों में से 12 ही ऐसे हैं जिन्होंने 50 या इससे अधिक सवाल पूछे। सबसे ज्यादा सवाल शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी ने पूछा है और 6 ऐसे सांसद जिन्होंने अब तक एक भी सवाल नहीं पूछा, जिन पर सवाल उठ रहे हैं। संसदीय जीवन में और विधायिका में जिन सवालों पर आपको जनता की अदालत में खड़ा वायदा किया, उन सवालों पर हिम्मत नहीं। नरेंद्र मोदी जी डर लग रहा है क्या सवाल पूछने में? प्रधानमंत्री जी से डर लगता है अपने क्षेत्र की समस्या उठाने में? मंत्रिपरिषद के लोग तो भयाक्रांत है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। अब तो इससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि तमाम राजग गठबंधन के जो भी माननीय सांसद हैं, वो नरेंद्र मोदी जी से भयभीत होकर क्षेत्र का सवाल भी नहीं पूछ रहे। आइए जरा आंकड़ों के माध्यम से सांसदों का डीएनए टेस्ट करते हैं। बिहार के 40 में से 7 सांसदों की उपस्थिति 100%। सबसे कम उपस्थिति मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की 71%। बीजेपी सांसद जनक राम ने न सवाल पूछा, न ही डिबेट में भाग लिया। तस्लीमुद्दीन, शत्रुघ्न सिन्हा और जनक राम ने किसी डिबेट में भाग नहीं लिया। 50 से अधिक डिबेट में भाग सिर्फ 2 सांसदों ने लिया। पप्पू यादव ने सबसे अधिक 58 डिबेट में भाग लिया। तस्लीमुद्दीन, शत्रुघ्न सिन्हा और जनक राम ने एक भी सवाल नहीं पूछा। रामचंद्र पासवान, महबूब अली कैसर और मोहम्मद असरारुल हक ने भी एक सवाल नहीं पूछा।
जनक राम और आर.के. सिंह 100% उपस्थित रहे, लेकिन आर.के. सिंह अब तक मात्र एक डिबेट में भाग लिया। सदन में बीजेपी सांसदों की खामोशी और बहस में भाग नहीं लेने के मुद्दे का बीजेपी कुछ इस तरह बचाव करती है। शत्रुघ्न सिन्हा जी चूँकि बड़े कलाकार हैं और थोड़ा उनका समय का अभाव रहा था, बीच में उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण पार्लियामेंट कम गए हैं। जाते हैं तो वो तो बेबाक पूछने के लिए जगत प्रसिद्ध है। डर के कारण कुछ ऐसा हुआ? नहीं, किसी का डर है। शत्रुघ्न सिन्हा किसी से डरने वाले व्यक्ति हैं। सदन के अंदर सांसदों की खामोशी से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई हमारे सांसद जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं या फिर जनता को अंधेरे में रख रहे हैं? आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। आइए अब देखते हैं 16वें लोकसभा में चुने गए बिहार के 40 सांसदों का बहस के दौरान कैसी भागीदारी रही है। बिहार सांसद सदन में, बिहार के जो सांसद हैं वो सदन में बहस में भाग लेने के मामले में फिसड्डी रहे हैं। सबसे ज्यादा 58 बहस में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने भाग लिया। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे। तीसरे नंबर पर है नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार। 33 बहस में भाग लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और रमा देवी चौथे नंबर पर हैं और 31 बहस के साथ आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव 5वें नंबर पर। बिहार के 40 सांसदों में से मात्र 2 ने 50 से अधिक बहस में हिस्सा लिया। यह ध्यान से सुनना आवश्यक है। 40 या 40 से अधिक, लेकिन 50 से कम बहस में मात्र एक। 30 या 30 से अधिक लेकिन 40 से कम बहस की अगर आप स्थिति देखेंगे तो 4 सांसद और बाकी के 33 सांसदों ने 30 से कम बहस में हिस्सा लिया। सोचिए सरकार बने कितने महीने हो गए लेकिन 30 बहस भी नहीं कर पाए। हैरानी की बात यह है कि तस्लीमुद्दीन, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जनक राम ने एक भी बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो इनके क्षेत्र की जनता अगर उम्मीद करेगी कि विकास हो, सवाल है कि विकास के नाम पर बहस ही नहीं होगी तो मुद्दे उठेंगे कहां से। आइए अब बात करते हैं संसद में सांसदों ने कितने सवाल पूछे हैं। सबसे अधिक रमा देवी ने 137 सवाल पूछे। इनके बाद कीर्ति झा आजाद साहब, उन्होंने 111 सवाल पूछे। उसके बाद सुपौल से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन हैं जिन्होंने 101 सवाल पूछे। लेकिन अहम बात देखिए, बिहार के 6 सांसदों ने 75 से 99 सवाल पूछे। 6 सांसद ऐसे हैं। 3 सांसदों ने 50 से 74 सवाल पूछे। 25 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेकर 49 सवाल पूछे, यानी महीने में एक सवाल, 6 महीने में एक सवाल पूछने वाले सांसद हैं। और 6 सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कोई सवाल ही नहीं पूछा, जिसमें तस्लीमुद्दीन भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, रामचंद्र पासवान भी हैं, महबूब अली कैसर हैं, जनक राम हैं, मोहम्मद असरारुल हक साहब। कांग्रेस के नेता भी है। कांग्रेस जनता को जगा रही है। उपस्थिति के मामले में भी देखिए, बिहार के सांसद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। अब तक 7 सांसदों की उपस्थिति ही 100% दर्ज की गई है, जिसमें शामिल हैं अजय निषाद, वीरेंद्र कुमार चौधरी, हुकुमदेव नारायण यादव, जनक राम, कीर्ति झा आजाद, आर.के. सिंह और रमा देवी। लेकिन एक दिलचस्प बात बताते हैं आपको। हैरानी वाली बात इसमें यह है कि 100% उपस्थिति के बावजूद सवाल पूछने के मामले में जनक राम और आर.के. सिंह अपने बिहार के साथियों से काफी पीछे हैं। और खासतौर से डिसअपॉइंटिंग है आर.के. सिंह साहब का कम सवाल पूछना, क्योंकि नौकरशाह जब राजनीति में जाते हैं तो उम्मीद ज्यादा होती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में जाएंगे तो शायद हम जैसों का या आप जैसों का कुछ कल्याण हो, लेकिन वो सवाल पूछने में ही पीछे रह गए। अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं। अब तक झारखंड के किसी भी सांसद की उपस्थिति 100% दर्ज ही नहीं की गई है। 97% उपस्थिति के साथ जयंत सिन्हा साहब पहली बार चुनाव लड़े, जीते हैं, सबसे आगे हैं। और 14% उपस्थिति के साथ शिबू सोरेन सबसे पीछे हैं। अगर उनके पहले की भी उपस्थिति को अगर आप देखेंगे तो नगण्य रही है उनकी भूमिका संसद में, फिर भी सांसद। झारखंड के 14 सांसदों में सबसे अच्छा प्रदर्शन निशिकांत दुबे का है। उनकी उपस्थिति 92% रही है, 92%। निशिकांत दुबे ने 28 बहस में हिस्सा लिया, 204 सवाल पूछे और 8 पर्सनल बिल लेकर आए। निशिकांत के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन रांची से बीजेपी सांसद राम टहल चौधरी का है। तो अब मोटे मोटे तौर पर हमारे पास सोचने के लिए जो बात है, सोचिए कि जिस उत्तर भारत में, अगर आप उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करेंगे तो उत्तर भारत में एक सांसद पर करीब 20 लाख लोगों के विकास की जिम्मेवारी होती है और वो सांसद आराम से मुद्दों से दूर बैठे हुए, तो विकास कैसे होगा। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी सांसद से मिलें, सांसद से मुलाकात हो, तो पूछिएगा जरूर कि कितने दिन उन्होंने दिल्ली में बिताए और कितने दिन संसद के अंदर। याद रखिए, दिल्ली में होने में और संसद के अंदर होने में बहुत फर्क है। आगे बढ़ते हैं।
बिहार में जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही है उसने सरकार के सामने पास या फेल होने की नौबत खड़ी कर दी। तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है और माहौल का माखौल उड़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री हाथ खड़े कर चुके हैं, हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है और अब सरकार की सहयोगी आरजेडी की तरफ से भी कुछ ऐसा कहा गया जिसने रही सही कसर पूरी कर दी। और बयान भी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, इसलिए आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बक्सर में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि परीक्षा में चोरी करने के लिए वो तो किताब ले जाने की इजाजत भी दे देते। पहले बयान देखिए। शिक्षा मंत्री साहिब ये बोलते लगे भाई बस के बात नहीं तो नहीं थे बस के बाद तो लालू के कहे हटा लालू हमारे राज्य में हो रही सब काम। हम किताबें दे रहे कि सबको लिखा सा किताब दे। देखिए, दो बातें हो सकती हैं, या तो लालू यादव इस विषय को चर्चा के लायक नहीं समझते हैं या फिर उन्होंने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि इसी बहाने शिक्षा मंत्री को टारगेट करने की कोशिश हुई। जहां तक पहले तर्क की बात है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसे समय में जब नकल को लेकर जनरल मूड सरकार के पक्ष में नहीं है तो लालू आ बैल मुझे मार की नीति नहीं अपनाएंगे। तो आते हैं दूसरे तर्क पर। सवाल यह है कि क्या शिक्षा मंत्री को टारगेट किया गया। यह सवाल इसलिए क्योंकि चारा घोटाला मामले में जज के खिलाफ लालू यादव ने अपील की थी। याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि उन्हें जज पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो जज साहब पीके शाही के रिलेटिव हैं। इस पर पीके शाही ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तो क्या लालू ने इसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया? इन सवालों के बीच श्याम रजक साहब डैमेज कंट्रोल करते दिखाई देते हैं। बयान देखिए उनका। कि लालू जी गंभीर बात को भी बहुत ही सामान्य ढंग से बातों को कहते हैं और उस बातों के पीछे कुछ गंभीरता रहती है। उन्होंने कहीं कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने एक चंद जो घटनाएं हैं उस पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर जो तूल दिया जा रहा है और तूल देने के बाद इस तरह, तो उसी बातों को उन्होंने कहा कोई ये नहीं है, हमारा एक साथ है और लालू यादव जी सारे चीज़ों को समझते हैं। लालू जी ने जो कहा है कि अगर हमारी सरकार रहती तो हम किताब खुल कर दे। मैंने कहा ना कि गंभीर बातों को भी बड़े सामान्य ढंग से कहते हैं और उस बात को गूढ़ समझने की जरूरत है। गूढ़ जो नहीं समझेगा वो बातों को गंभीरता से नहीं ले पाएगा। तो सवालों से पीछे छुड़ाकर श्याम रजक बसते नजर आए। खैर, उपचुनाव अगर आप याद करें लोकसभा का, महाराजगंज सीट पर तो पीके शाही को आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह साहब ने हराया था। करीब 1.5 लाख वोटों से मात दी थी। ये वर्षों बाद उसके बाद एक ऐसी जीत मिली थी जिसने लालू को भी उत्साहित कर दिया था। और उसके बाद जो जुबानी जंग शुरू हुआ उसका एक लंबा इतिहास है पीके शाही और लालू यादव के बीच। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लालू जी ने यह संदेश तो दे ही दिया कि मौका मिलने पर वो भी सरकार की परीक्षा लेने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। फिलहाल एक छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। झारखंड में बीजेपी के साथ आने के बाद आजसू असमंजस में है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ उसे ना तो खुलकर बोलते बन रहा है ना चुप रहते। आजसू की खामोशी की चर्चा आम हो गई। लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि रघुवर दास सरकार में शामिल होने के बाद आजसू का आंदोलन और उसका तेवर ठंडा पड़ गया। हालांकि पार्टी इस तरह के किसी भी आरोप से इत्तेफाक नहीं रखती। एक रिपोर्ट दिखाएंगे। असमंजस में है आजसू, बीजेपी से दोस्ती पड़ रही भारी, जन मुद्दों पर खामोशी क्यों? झारखंड में इन दिनों भूमि अधिग्रहण बिल और स्थानीय नीति को लेकर जहां सभी पार्टियां आंदोलन के रास्ते पर हैं, वहीं आजसू इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। आजसू की ये चुप्पी सवालों के घेरे में है। हालांकि पार्टी नेता इसे मानने को तैयार नहीं। हमारा सब्जेक्ट बड़ा क्लियर था। आंदोलन के कई बेस थे। हम लोग का आंदोलन का बड़ा स्पष्ट स्वरूप रहा है कि हम स्टेट डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी जो है सेंट्रल अधीनस्थ थी, अथॉरिटी को स्टेट के सामने लाने की तैयारी थी। आजसू के लिए रघुवर सरकार में रहकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। सरकार का समीकरण भी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। जेवीएम के 6 बागियों के बीजेपी में आ जाने के बाद उसके ऊपर से आजसू का दबाव खत्म हो गया है। यही कारण है कि कुछ बोलने के पहले पार्टी को काफी मंथन करना पड़ रहा है। आजसू पार्टी
माटी की पार्टी हम लोग कहते हैं। और हम इन विषयों से, जिन विषयों को लेकर के आज सभी जगह चर्चा है, खासकर भूमि अधिग्रहण का बिल और स्थानीयता का सवाल, इसके प्रति हम पूर्णतः सचेत है, क्योंकि हम आंदोलन से आकर के ही आज सत्ता में भी हैं, तो आंदोलन के उपज के माध्यम से ही है। और जब सत्ता में है तो उन विषयों को हमको हल भी करना है, और हल करने के लिए हम निश्चित तौर पर जनता के जनभावनाओं को, उनके जो ये है उम्मीदें हैं, हम उस पर खरा उतरना चाहेंगे। झारखंड की सियासत में आसू ने आंदोलन से अपनी पहचान बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद उसके आंदोलन की धार कुंद हो रही है। अगर आसू को अपने राजनीतिक विरासत को बचाए रखना है तो उसे जनता के बीच जाना ही होगा, लेकिन इसमें बीजेपी के नाराज होने का खतरा भी है। अब देखना है इस असमंजस की स्थिति से पार्टी कैसे बाहर निकलती है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। एक बहुत ही छोटा सा विराम, हाजिर होते हैं, फिर समझने की कोशिश करें। तो आंसू वाला मामला समझ लेते हैं। 22 जून 1986 को ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू पार्टी की स्थापना हुई। शुरुआत में संथाल क्षेत्र में पार्टी ज्यादा सक्रिय रही, लेकिन बाद में पार्टी ने उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर में अपना विस्तार किया। झारखंड की सियासत में आजसू की पहचान जनता से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन के जरिए मिली। आजसू ने अलग झारखंड राज्य के गठन से लेकर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन किया, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखें, पार्टी के आंदोलन की धार कहीं न कहीं कुंद पड़ गई। आजसू के आंदोलन की धार कुंद पड़ने के कई कारण भी हैं। पहला यह है कि उसका बीजेपी के साथ ही गठबंधन है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर वो भूमि अधिग्रहण बिल या स्थानीय नीति को लेकर आंदोलन करती है तो समझा जाएगा कि आजसू बीजेपी का विरोध कर रही है। सरकार में रहते हुए भी आजसू की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बीजेपी को आंखें दिखाए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जेवीएम के 6 बागी विधायकों के बीजेपी में आ जाने के बाद बीजेपी की आजसू पर से निर्भरता समाप्त हो चुकी है, और ज्यादा संभावना है कि विरोध की स्थिति में बीजेपी आजसू से नाता तोड़ भी ले। सत्ता में रहने की आदी हो चुकी आजसू फिलहाल ऐसा रिस्क शायद ही नहीं। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच जब भी गठबंधन बना तो राज्य हित के नाम पर टकराव हुए और रास्ते अलग भी हुए। फिलहाल स्थिति यह है कि आजसू दल की राजनीति और पहचान बनाए रखने की चुनौती से ही जूझ रहा है। तो कई बार राजनीति सत्ता तक पहुंचाती भी है और कई बार बीच में लटकने को छोड़ भी देती है। डीएनए में आज इतना ही। शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।